लेक्चर नंबर 54 पार्ट 3 इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 पेज 29.1 पे। ये क्वेश्चन है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके। इंड AS 16 में हम लोग एक्सचेंज के बारे में बात किए थे कि अगर कोई एसेट हम लोग ले रहे हैं और कोई एसेट दे रहे हैं और उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस टाइप का कुछ है तो उसको एक्सचेंज कहते थे हम लोग। तो उसका काउंटिंग कैसे करते थे? जो चीज़ हमारे बुक से जा रहा था, जो चीज़ हम लोग दे रहे थे, उसको हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते थे एट द रेट कैरिंग वैल्यू। जो रिमूव कर रहे हैं, जो डी रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसको कैरिंग वैल्यू पे निकालते थे। और जो सामान ला रहे हैं उसका तो दाम नहीं पता है हमको, तो उसका दाम निकालने के लिए 3 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। पहला ऑप्शन रहता है एसेट गिवन प्लस कैश, सेकेंड ऑप्शन रहता है एसेट टेकन, थर्ड ऑप्शन एसेट गिवन एट कैरिंग वैल्यू प्लस कैश। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन रहता है उस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है हमको। तो वैसे एंट्री बन जाता है एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि टू एसेट कुछ और निकल रहा होगा और एसेट कुछ आ रहा होगा। तो ऐसे करके तुम्हारा सामान क्या उसको होता है अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगा। ओके, परफेक्ट, आ गया समझ में? ठीक है भाई। तो पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। क्या इलस्ट्रेशन बोलता है? एक एंटिटी है दैट अक्वायर इक्विपमेंट एंड पेटेंट इन एक्सचेंज फॉर 1000 करोड़ कैश एंड लैंड। एक एंटिटी है जो इक्विपमेंट ले रही है और पेटेंट खरीद रही है, दो चीज़ खरीद रही है, लेकिन उसके बदले में उसको क्या दे रही है? 1000 कैश और लैंड। ठीक है, तो ये एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 400 करोड़, कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड इज 100 करोड़। जो लैंड दे रही है उसका फेयर वैल्यू 400 करोड़ है, कैरिंग अमाउंट 100 करोड़ है। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एंड पेटेंट आर 500 करोड़ एंड 1000 करोड़। द इक्विपमेंट एंड पेटेंट रिलेट्स टू अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन रिसेंटली बीन कमर्शियलाइज्ड। द मार्केट ऑफ दिस इज स्टिल डेवलपिंग। इनका नो ट्रांसफर इज ऑफ कन्वीनियंस। द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गिवन हाउ शुड। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्सचेंज का अकाउंटिंग करने के लिए बोल रहा है। तो क्या लिखा था? एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो पहले लिख लेते हैं जो रिमूव होने वाला है, क्योंकि वो इजी है, उसको कैरिंग अमाउंट पे लिखना है। तो रिमूव क्या हो रहा है? कैश और लैंड। तो 2 कैश और 2 लैंड। कैश कितना? कैश का कैरिंग अमाउंट क्या है? 1000 करोड़ और लैंड का कैरिंग अमाउंट कितना है? 100 करोड़। तो 2 कैश और 2 लैंड कर दो 100 करोड़ से। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो 2 एसेट जो निकल रहा, जो रिकग्नाइज कर रहा है, उसको तो कैरिंग अमाउंट में हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन जो आ रहा होता है उसके लिए 3 ऑप्शन दिया जाता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश और आगे का चीज़। तो डिपेंड करता है कि कितना इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश का इन्फॉर्मेशन है, तो देख लेते क्या है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज लैंड है 400 करोड़ का, उसका लैंड का फेयर वैल्यू 400 करोड़ है और प्लस कैश 1000 करोड़, तो 1400 करोड़। 1400 करोड़ पे एसेट जो आ रहा है हमारे पास उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारे पास एसेट जा रहा है, जो निकल रहा है, उसको कैरिंग अमाउंट पे रिकग्नाइज करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट निकाले हम लोग 1000 प्लस 100 1100 करोड़, और एसेट जो आ रहा है वो है 1400 करोड़ का। तो एसेट अकाउंट डेबिट 1400 करोड़, टू एसेट अकाउंट 1100 करोड़, टू पीएल अकाउंट 300 करोड़। बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ गया क्वेश्चन। लेकिन ये तो बहुत ईजिली तुम बोल दिया कि एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो यहाँ पे सिर्फ एसेट तो नहीं है, बहुत सारे एसेट है। तो लिखना होगा तुमको इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू लैंड, टू पीएल। तो टू कैश जाएगा 1000 पे, टू लैंड जाएगा 100 करोड़ पे, टू पीएल गया 300 पे। लेकिन ऊपर वाला जो दो एसेट है तुम्हारा पेटेंट और इक्विपमेंट, वो दोनों का मिला के 1400 करोड़ है, लेकिन दोनों में अलग अलग वैल्यू कितना जाएगा कैसे पता लगाए? उसको पता लगाने के लिए सर क्या बोले थे कि अगर ऐसे ऐसे है तो हम लोगों को फेयर वैल्यू के ऊपर प्रोपोर्शन करना पड़ता है। ये हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तब भी ये वाला चीज़ सर पढ़ाए थे। कहाँ पढ़ाए थे बताते हैं। यस, पेज नंबर 74 कॉपी में जब देखो कि एक एग्जाम्पल है कि लैंड और प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है और कैश दे रहे सीधा 30 करोड़ का, तो उस टाइम हम लोग कैसे डिवाइड किए थे 30 करोड़ का थी वैल्यू को। तो फेयर वैल्यू पे जो भी एसेट हमारे पास आ रहा है
और उसका एक अमाउंट दिया हुआ है तो उसको फेयर वैल्यू के ऊपर प्रोपोर्शन करके हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया हमको? देखो भाई, पहला चीज़ कि एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट था, एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट था तो जो रिमूव हो रहा है उसको कैरिंग अमाउंट पे लिख दिए, और जो आ रहा है उसका एसेट का तो वैल्यू सीधा नहीं दिया हुआ, तो उस एसेट का वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं। ढूंढने का 3 ऑप्शन दिया रहता है, जो पहले मिल जाए वो लिख दो। तो 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमको मिल गया था कि फेयर वैल्यू दोनों का दिया हुआ था, तो हम लिख देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये दूसरा बात हो गया कि फेयर वैल्यू हमको इस एसेट जो आया उसका वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग दूसरा तरीका में ढूंढ लिए, दूसरा पॉइंट में ढूंढ लिए। पहला पॉइंट में ढूंढे तो जो जा रहा है उसका अमाउंट, जो आ रहा है उसका अमाउंट। अब हम लोग ढूंढना है कि अब तो आ रहा है उसका 1400 करोड़ टोटल है, लेकिन ये दोनों का जो को एसेट आ रहा है उसका वैल्यू क्या क्या होगा, तो उसको फेयर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू हम लोग डिवाइड करके प्रोपोर्शन करके आंसर दे देंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको यही समझ में आया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 29.2 पे। वो क्या बोलता है कि वीर लिमिटेड और ज़ीरा, वीरा और ज़ीरा करके 2 कंपनी है। वीरा लिमिटेड और ज़ीरा का बोलता है कि शेयर होल्डर दोनों मिल जाता है एक साथ फॉर लोअर डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मर्जर हो रहा है। द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कैरिड आउट बाई सेटिंग अप न्यू एंटिटी कॉल्ड मीरा लिमिटेड। वीरा ज़ीरा मिलकर मीरा लिमिटेड बना रहा है, डेट इशू कर रहा है 100 शेयर टू वीरा एंड 50 शेयर टू ज़ीरा। मीरा लिमिटेड परचेजर, वीरा लिमिटेड सेलर, ज़ीरा लिमिटेड सेलर। ये पीसी के नाम पे इसको 100 शेयर दे रहा है वीरा को और 50 शेयर दे रहा है ज़ीरा को। The number of shares reflect the relative fair value of the entities before combination. Also, respective company shareholder gets the voting right. Determine the acquirer by applying the principle of India's 103 business combination. क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें acquirer कौन है? तो बोलेगा तुम कि भाई acquirer ये है तुम्हारा मीरा लिमिटेड और ये लोग acquired है, ये दोनों खरीद रहा है। लेकिन भाई तो लीगल है, जब तुम चेक करोगे कि जैसे कि अगर मीरा लिमिटेड खरीद रहा है, ट्रू, तो जब तुम उसका CFS बनाओगे तो CFS में जब दिखोगे उसका इक्विटी वाला पार्ट में, तो अपना इक्विटी में एक पीसी वाला जो पार्ट उसका जो गया हुआ है उसमें क्या होगा कि 100 शेयर वीरा के पास, 50 शेयर जीरा के पास, टोटल 150 शेयर इशू किया जिसमें से 100 शेयर वीरा के पास है, 50 शेयर जीरा के पास है। तो भाई मेरे अगर पूरा टोटल शेयर 150 है, उसमें से 100 शेयर वीरा के पास है, मतलब कि उसके पास कंट्रोल कितना परसेंट का है, उसके पास 66% कंट्रोल है और बाकी का उस जीरा के पास 44% कंट्रोल है। तो एक्चुअल में अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है? वीरा लिमिटेड, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कंट्रोल है। तो एक्चुअल अक्वायरर कौन है? वो वीरा लिमिटेड है। भले ही दोनों मिल के एक साथ बना रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आके वीरा पूरा को कंट्रोल करेगा। ये पूरा में बचा कौन? सिर्फ जीरा। तो वीरा जीरा को कंट्रोल कर रहा है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। और इसमें अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है तुम्हारा? वीरा लिमिटेड। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है 29.13 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 29.7 पे, सॉरी 29.7 पे इलस्ट्रेशन 13 है। Should stamp duty paid on acquisition of land pursuant to business combination be capitalized to the cost of asset or should it be treated an acquisition related to cost and accordingly expensed off? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डायरेक्ट कॉस्ट है स्टैम्प ड्यूटी, वो इनकर हो रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इसको क्या करोगे? स्टैम्प ड्यूटी को कैपिटलाइज कर दोगे या फिर तुम क्या सो कहते हैं एक्सपेंस ऑफ करोगे पीएल में। भाई डायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है तो हम लोग उसको कैपिटलाइज करते हैं। अरे कैपिटलाइज तब करते हो जब कोई एसेट एक्विजिशन होता है, तब उसको कैपिटलाइज करोगे। याद करो, ये बात पहले बता चुके हैं। एसेट एक्विजिशन होगा तब कैपिटलाइज होगा। जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई डायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है तब उसको एक्सपेंस आउट करते हैं पीएल में। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ये कहीं कॉपी में लिखा भी हुआ होगा, साफ साफ देख लेंगे। अब आगे का आगे क्या क्वेश्चन है? आगे इलस्ट्रेशन नंबर 16। ABC लिमिटेड पे कर रहा है 50 करोड़ रुपया PQR लिमिटेड को। ये ABC PQR को खरीद रहा है, कितना पैसा दे रहा है? 50 करोड़ फ्रॉम XYZ लिमिटेड। कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसका PQR लिमिटेड सब्सिडियरी है और ये जो ABC लिमिटेड है इसको खरीद रही है। PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड, ये जो है ये PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फाइबर ग्लास एंड हैज बीन नेम्ड इन 10 क्लास एक्शन कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ दिस फाइबर Fagris to identify ABC Limited for the adverse result for any court cases amounting to 10 crore. I have not been certified, but this claim may be true, but they often get settled for small amount. ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस चीज़ का है मेरे भाई? इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रहा है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर कुछ केस चल रहा है। तो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो क्या बोल रहा है कि ठीक है भाई,
इसके ऊपर जो केस चल रहा है ना, वो तुम ले लो। अगर ई अगर उस केस को ले रहा है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो ई बोल रहा है कि हम आपको इंडेमनिफिकेशन एसेट भी देंगे। नहीं समझ में? फिर से बोल रहे हैं, समझ में तो आई क्या होगा। ये इसको खरीद रहा है, इसका पेरेंट है, ये इसके ऊपर कुछ केस चल रहा है, ठीक है।